चैप्टर नंबर 2 सफरी शिक्षक। फारसी युद्धों और एथेंस तथा स्पार्टा के बीच निरंतर संघर्ष से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक कायापलट का कम से कम एक अनभिप्रेत परिणाम अवश्य हुआ। 5वीं शताब्दी में एथेंस में नए नए विचारों की बाढ़ सी आ गई। सामान्य तौर पर इन विचारों को लाने वाले वे आइनियन प्राचीन यूनान विचारक थे जो एटिक प्रायद्वीप में आकर बसने लगे थे। एथेंस एक तरह से यूनानी जगत का बौद्धिक एवं कलात्मक केंद्र बन गया था। इसके अलावा मध्य 5वीं शताब्दी तक उन्नतिशील विचारकों के लिए प्राकृतिक विश्व की परंपरागत व्याख्याओं को अस्वीकार कर देना अधिक सामान्य हो गया था। एक शताब्दी तक युद्धों में उलझे रहने के अनुभव के फलस्वरूप धार्मिक मान्यताएं कम हो गई थी। देवी देवताओं के प्रति अब उतना ही सम्मान नहीं दर्शाया जा रहा था जितना कि एक शताब्दी पहले। फारसी और पेलोपोनेशियन युद्धों ने सिखा दिया कि पुरुषों एवं स्त्रियों के कृत्य ही उनका भाग्य तय करते हैं, ना कि मोइरा यानी किस्मत। इस बीच सही और गलत के बारे में चली आ रही बहुत सी परंपरागत धारणाओं पर सवाल किए गए, चर्चा की गई और इन सब बातों को यूनानी त्रासदी तथा कामदी यानी कि सुखांत नाटक में अभिव्यक्त किया गया। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है जल से बना था और जल में ही घुल मिल जाता है। देवी देवताओं की उत्पत्ति का आधार प्राकृतिक स्रोतों को नहीं माना जाता। सुकरात पूर्व दार्शनिक आइनिया प्रदेश में मिलेटस नगर से आए। मिलेटस एक प्रमुख व्यापार केंद्र था और वहां के लोग समीपवर्ती पूर्व के विचारों के साथ सीधा संपर्क रखते थे। 600 ईसा पूर्व के आसपास मिलेशियन विचारकों ने एक साधारण सा किंतु गंभीर प्रश्न पूछकर चिंतन का आविष्कार किया, क्या विद्यमान रहता है? इस प्रश्न का उत्तर आइनिया के जन्मजात दार्शनिक मिलेटस के थैलिस ने इस प्रकार दिया कि ब्रह्मांड में सब कुछ पानी से बना था और वह पानी में ही घुल मिल जाता है। थैलिस के बारे में क्रांतिकारी बात यह थी कि उसने प्रकृति के स्रोतों के वर्णन में देवताओं को शामिल नहीं किया। यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि थैलिस ने अपने विचारों को कहीं भी लिखित में नहीं छोड़ा। मिलेटस के अनाक्सिमंदेर के थैलिस के विचारों को नकार दिया और उनके बदले में यह तर्क प्रस्तुत किया कि सभी चीजों का स्रोत एक अनिश्चित अंतहीन पदार्थ था। अनाक्सिमंदेर के अनुसार शीत और नमी के घनीभूत होने से पृथ्वी बनी, जबकि उत्पन्न एवं शुष्क पदार्थ से चंदा, सूरज और तारे बने। आकाश में अग्नि की गर्मी ने पृथ्वी को सुखा दिया और समुद्रों को छोटा कर दिया। यह कुछ काल्पनिक योजना लगती है, फिर भी अनाक्सिमंदेर ने कम से कम प्राकृतिक संसार की उत्पत्ति के बारे में स्वाभाविक स्पष्टीकरण पाने की कोशिश तो की। थैलिस और अनाक्सिमंदेर दोनों पदार्थ दार्शनिक थे। उनका मानना था कि हर चीज की उत्पत्ति किसी भौतिक पदार्थ से हुई है। समोस के पाइथागोरस ने भौतिक पदार्थों में वैसा कुछ नहीं पाया, बल्कि उसने प्रकृति की योजना को गणितीय संबंधों में देखा। पाइथागोरस को मानने वाले दक्षिण इटली में यूनानी नगरों में रहते थे। उन्होंने पता लगाया कि सांगीतिक सरगम में अंतराल को गणितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है और यह कि इस सिद्धांत को ब्रह्मांड अथवा सृष्टि पर भी लागू किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह था कि सृष्टि में एक अंतर्निहित गणितीय व्यवस्था है। हम देखते हैं कि पाइथागोरस के अनुयायी पदार्थ के बजाय रूप विधान पर जोर देते हैं। यहाँ पर हम भाव बोध से गणित के तर्क शास्त्र की ओर बढ़ते हैं। इलिया के परमेनिदिस ने भी आइनिया के दार्शनिकों के इन मौलिक विचारों को ललकारा कि सभी चीजों की उत्पत्ति एक पदार्थ से ही हुई है। परमेनिदिस ने इतना ही किया कि उसने पाइथागोरस की दलीलों पर तर्कशास्त्र को लागू किया। इस तरह औपचारिक तर्कशास्त्र का आधार तैयार हुआ। उसने तर्क प्रस्तुत किया कि वास्तविकता एक है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीयशील है। हम वास्तविकता की पहचान करते हैं उन अनुभूतियों से नहीं जो धोखे में डाल सकती हैं, बल्कि मानव मन के जरिए वास्तविकता को जान पाते हैं, अनुभव से नहीं अपितु विवेक से। जैसा हम आगे देखेंगे, यह धारणा प्लेटो के दर्शन संबंधी चिंतन की धुरी होगी। संभवतः सुकरात युग पूर्व के भी दार्शनिकों में से सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक इफेसस का हेराक्लिटस था। उसे रोता दार्शनिक कहा जाता था क्योंकि मानव स्वभाव के बारे में उसके विचार निराशावादी और दुर्बोध थे, जिसका कारण था उसके सोच विचार की रहस्यात्मक अस्पष्टता। हेराक्लिटस ने ऑन नेचर लिखी, जिसके कुछ अंश अभी तक हमारे पास हैं। पाइथागोरस के अनुयायियों ने जहां समरसता पर जोर दिया, वहीं हेराक्लिटस ने सुझाव दिया कि जीवन को दो विरोधियों की तनातनी द्वारा बनाए रखा जाता है, जो निरंतर एक लड़ाई लड़ते रहते हैं, जिसमें किसी भी पक्ष को निर्णायक विजय प्राप्त नहीं होती है।
व्यक्तियों के लिए गति और परिवर्तन का प्रवाह कभी नहीं रुका, लेकिन ब्रह्मांड की संरचना स्थिर रहती है। एक स्थायी सर्वव्यापक ढांचे के अंदर व्यक्तिगत प्रवाह के इस नियम की गारंटी अग्नि के प्रतीक के रूप में एक प्रज्ञावान नियंत्रणकारी सिद्धांत स्वरूपी शब्द लोगोस को सम्मिलित करके दी गई, जिसे आत्मा या जीवन का प्रतीक भी माना गया। अग्नि आदिकालीन तत्व है और सब कुछ अग्नि से ही उत्पन्न हुआ है। परिवर्तन सृष्टि का पहला नियम है। हेराक्लिटस के एक अनुयायी क्रेटाइलस ने एक बार यह टिप्पणी की कि आप एक नदी में 2 बार नहीं उतर सकते। नदी का जल दूसरी बार भिन्न होगा, और यदि हम नदी को वही नदी कहते हैं तो वह इसलिए क्योंकि हम उसकी शक्ल सूरत में उसकी वास्तविकता देखते हैं, जिसका तार्किक निष्कर्ष प्रवाह का उल्टा है, अर्थात एक परिपूर्ण अपरिवर्तनशील वास्तविकता में एक विश्वास, जिसके परिवर्तन का संसार और गति सिर्फ एक अर्ध विद्यमान छायाभास दृश्यमान है, वास्तविकता नहीं। अवधीश के डेमोक्रिटस का तर्क था कि ज्ञान की उत्पत्ति इंद्रिय जन बोध से होती है। इंद्रियां हमें बताती हैं कि प्रकृति में परिवर्तन अवश्य होता है। फिर भी डेमोक्रिटस ने मानव विवेक में परमेनिडिस के विश्वास को कायम रखा। उसके ब्रह्मांड में खाली स्थान था और परमाणुओं जैसे कि एटॉमस, जिसे काटा ना जा सके अर्थात और टुकड़े ना किए जा सके, की असीम संख्या। ये शाश्वत और अविभाज्य परमाणु अंतरिक्ष के शून्य में घूमते रहते हैं। इस पूर्णतया परमाणविक सिद्धांत में डेमोक्रिटस ने देखा कि सारे पदार्थ परमाणुओं के बने होते हैं और प्राकृतिक जगत में सारे परिवर्तन इन्हीं के होते हैं। थैलिस से लेकर डेमोक्रिटस तक सुकरात पूर्व विचारकों ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने प्रकृति को एक तर्क संगत एवं अकल्पित आधार प्रदान किया। इस नए दृष्टिकोण को लेकर सिद्धांतों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया, जबकि पौराणिक व्याख्याओं ने अविचारित आस्था पर ही भरोसा किया। इस तरह की मनोवृत्ति चिकित्सा विज्ञान में भी पाई गई, जहां कांट ने यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस यानी कि 470 से 377 ईसा पूर्व ने जादू टोने और औषधि के बीच अंतर को स्पष्ट किया। डॉक्टर ने बीमार रोगियों का निरीक्षण किया, लक्षणों को वर्गीकृत किया और फिर बीमारी के डर्रे के बारे में भविष्यवाणी की। उदाहरण के लिए मिर्गी के बारे में उसने लिखा, मेरे विचार में यह दूसरी बीमारियों की अपेक्षा अब कोई अधिक दैवी प्रकोप या अधिक भयावह रोग नहीं है, बल्कि इसका एक स्वाभाविक या जन्मजात कारण होता है, और किसी तथाकथित देवी प्रकोप को इस कारण मानना लोगों की अज्ञानता को दर्शाता है, और वे इस रोग के विशिष्ट लक्षणों को समझने के बजाय उन पर अपना आश्चर्य व्यक्त करते हैं। एथेंस का स्वर्णिम युग पेरिक्लस का युग कहलाता है। यह युग ईसा पूर्व 445 से 431 तक कायम रहा। और अभिजात वर्ण के थोड़े से जमींदार परिवारों एवं बहुसंख्यक गरीबों के बीच लंबे समय तक चले संघर्ष का ही परिणाम था। पेरिक्लस को हर वर्ष राज्य का पहला नागरिक चुना गया और उसने बड़ी कुशलता के साथ सभी नागरिकों के लिए, अभिजात वर्ग एवं साधारण जन के लिए, धनी व निर्धन के लिए राजनीतिक अधिकारों को बनाए रखा, यद्यपि स्त्रियों और दासों को उनसे वंचित रखा गया था। पेरिक्लस ने कला एवं साहित्य को बढ़ावा दिया, यही एक मुख्य कारण था। एथेंस को प्राचीन यूनानी संसार का शैक्षिक एक सांस्कृतिक केंद्र बने रहने का सम्मान प्राप्त है। उसने पार्थेनन सहित एक्रोपोलिस पर अनेक भवन बनवाए, जिसमें से अधिकतर आज भी विद्यमान हैं। इस निर्माण परियोजना ने नगर को सुंदर एवं आकर्षक बना दिया, नगर के गौरव को प्रदर्शित किया और लोगों को काम दिया। गरीब लोगों को धनी लोगों जितना ही सदाचारी और योग्य माना गया। निर्धन वर्ग में से एक व्यक्ति का नाम एस्किलस था, जो यूनानी नाटककार था। एस्किलस ने अपने एक प्रसिद्ध नाटक में लिखा, न्याय धुएं की कालिक से भरी घरों में चमकता है। और दार्शनिक प्रोटोगोरस ने कहा, कोई भी ईमानदार, निष्पक्ष एवं समादरपूर्ण व्यक्ति सार्वजनिक मामलों पर सलाह देने योग्य है। पेरिक्लस की संतुलित नीति का अक्सर विरोध हुआ, कभी दक्षिणपंथी अभिजात वर्ग और कभी वामपंथी लोकतांत्रिक वर्ग द्वारा। लेकिन जब ईसा पूर्व 431 के वसंत के मौसम में स्पार्टा के साथ युद्ध छिड़ा, उस समय एथेंस के प्रति निष्ठा की प्रबल भावना ने नगर को राजनीतिक रूप से एक कर दिया। इस समय यूनान के अधिकतर समुदाय या तो एथेनियन साम्राज्य के नेतृत्वाधीन थे, जो लोकतांत्रिक, व्यापारिक एवं औद्योगिक था, या स्पार्टा के साम्राज्य के अधीन थे, जो अधिकारवादी, सैन्यवादी और कृषि समर्थक था।
पेलोपोनेशिया के युद्ध में स्पष्टतः यह सिद्ध हो गया कि यह संघर्ष एथेंस के लोकतांत्रिक शासन और स्पार्टा के अधिकारवादी शासन के बीच है। स्पार्टा की सत्ता युद्ध प्रिय लोगों के हाथों में थी। सारी शक्ति, सारे अधिकार उन्हीं की मुट्ठी में थे। युद्ध के दूसरे वर्ष में एथेंस में प्लेग फैल गया, जिस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। एथेंस में बहुत अधिक जमघट था और शहर तेजी से कंगाली की ओर बढ़ रहा था। लोकतांत्रिक एथेंस ने 404 ईसा पूर्व में अंततः स्पार्टा के आगे घुटने टेक दिए। स्पार्टा ने एथेंस को तबाह करने के बजाय वहां के शासन की बागडोर एथेंस के देशद्रोही लोकतंत्र विरोधी अभिजात वर्ग को सौंप दी, जिन्हें 30 तानाशाह कहा गया। यह लोग उस कुलीन वर्ग के थे जो परंपरागत रूप से लोकतंत्र को तुच्छ समझते थे और गुटतंत्र को पसंद करते थे। परिवर्तन के ऐसे वातावरण में सफरी शिक्षकों का आगमन हुआ, जिन्हें कुतर्की या वितंडावादी कहा जाता है। इन वितंडावादियों के समूह में तरह तरह के लोग थे। कुछ एथेनिया नगर से थे या अन्य नगर राज्यों से, लेकिन अधिकतर लोग आइनिया एशिया माइनर से थे। इन वाकपटु लोगों की जिम्मेदारी थी एथेनिया के नागरिकों के पुत्रों को प्रशिक्षित करना और शिक्षा देना। तब इस तरह के औपचारिक विद्यालय नहीं थे जैसे आजकल होते हैं। औपचारिक रूप से स्थापित स्कूलों के बजाय ये चलते फिरते स्कूल हुआ करते थे, जिसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक छात्रों को साथ लेकर चलता था और उनसे वार्तालाप करता था। बेशक इस कार्य के लिए वह शुल्क लेता था। बातचीत में कुशल शिक्षक अलंकार शास्त्र और वक्तृत्व कला की शिक्षा देते थे। एथेनियन नागरिकों को शिक्षा के लिए ये दोनों कलाएं आवश्यक थी। आखिरकार नागरिकों के इन पुत्रों को ही तो आगे चलकर सभा में और 500 सदस्यों की परिषद में महत्वपूर्ण विषयों पर वाद विवाद में हिस्सा लेना था। एटोरिक यानी वाग्मिता को संयोजन कला कहा जा सकता है, जबकि ऑरेटरी यानी वाक्पटुता को भाषण कला। वितंडावादियों ने समझाने, बुझाने या मनाने की विचक्षण कला सिखाई। वे प्रभावशाली ढंग से धारा प्रवाह बोलते हुए तर्क वितर्क करते और किसी दृष्टि को परखते कि क्या वह दृष्टिकोण सही है या गलत। महत्वपूर्ण था समझा बुझाकर मनाना या विश्वास जमाना, ना कि सच्चाई। ये शिक्षक सापेक्षवादी भी थे। वे मानते थे कि सार्वभौम या संपूर्ण सत्य जैसी कोई चीज नहीं होती है जो हर समय मान्य हो। प्रोटागोरस के अनुसार मनुष्य सभी चीजों की कसौटी है। हर वस्तु सापेक्ष है और मनुष्य एकल मनुष्य है। सभी चीजों की कसौटी है, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। सब कुछ व्यक्ति पर निर्भर करता है। लियोनतिनी का जॉर्जियस वाग्मिता का शिक्षक था, अच्छा वेतन पाता था और अपने इस कथन के लिए प्रसिद्ध था कि मनुष्य कुछ नहीं जान सकता और यदि वह जान सकता तो उसका वर्णन नहीं कर सकता, और यदि वह वर्णन कर सकता तो उसे कोई समझ नहीं पाता। अपने चरमोत्कर्ष पर वितंडी शिक्षकों ने 5वीं सदी के स्वीकृति मूल्यों को चुनौती दी। वे चाहते थे कि पुरानी प्रथाओं पर झाड़ू फेरने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि सृष्टि को अधिक अच्छी तरह समझा जा सके। वितंडी शिक्षकों की तुलना 18वीं सदी के ज्ञानोदों के दार्शनिकों के साथ की गई, जिन्होंने आलोचना और तर्क का उपयोग हर उस चीज को मिटाने, समाप्त करने के लिए किया जिसे वे मानव विवेक के विपरीत समझते थे। वाक्पटु शिक्षकों के समूह की बात हो या अलग अलग शिक्षक की, उस पर ध्यान दिए बिना इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड और मनुष्य के बारे में कल्पित मनगढ़ंत धारणा को और भी कमजोर करने, अमानवोचित सिद्ध करने में उन सभी का एकत्रित प्रभाव था।